नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं आर के लक्ष्मण की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। पता है, ये कहानी एक बड़ा ही अजीब सा सवाल उठाती है कि क्या कोई कहानी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो असल जिंदगी लगने लगे। तो यही है वो बड़ा सवाल जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। सोच के देखिए, क्या एक कहानी में इतना दम हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल सच लगने लगे। इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ है महेंद्र, एक ऐसा आदमी जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, और दूसरी तरफ है उसका कुक ईश्वरन, जो वो एक जादूगर से कम नहीं है। और इन दोनों की अनोखी जोड़ी ही इस कहानी की असली धुरी है। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महेंद्र, जिसे हम प्रैग्मेटिस्ट कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह प्रैक्टिकल, उसके लिए सब कुछ फैक्ट है, लॉजिक है। फिर आता है ईश्वरन, द आर्टिस्ट। उसकी तो दुनिया ही अलग है। वो चीज़ों को नहीं, कहानियों को देखता है। तो एक अगर जमीन पर है तो दूसरा हवा में उड़ा है अपनी कल्पना के साथ। और यही अनबैलेंस, यही चीज़ उनके कनेक्शन को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। ईश्वरन सिर्फ एक कुक नहीं था, वो तो महिंद्रा के लिए एक पूरा पैकेज था, एसेट। जरा सोचिए, ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कुछ ना हो, वहां वो आउट ऑफ नोवेयर सब्जियां ले आता था और ऐसा लजीज खाना बनाता था कि क्या कहने। पर उसका सबसे बड़ा टैलेंट वो था उसकी कहानियां सुनाने की कला। ईश्वरन के होते हुए महिंद्रा को टीवी की क्या जरूरत थी, एंटरटेनमेंट तो लाइव चलता था। तो सवाल ये है कि ईश्वरन की कहानियों में आखिर ऐसा क्या जादू था। चलिए उसकी इस आर्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, उसके लिए कोई भी चीज सिंपल नहीं थी। हर छोटी से छोटी बात को वो एक धमाकेदार ड्रामेटिक एडवेंचर बना देता था। और जादू का सीक्रेट वो छिपा था उसकी किताबों में। ईश्वरन को तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का बहुत शौक था। आप जानते हैं ना, ऐसी कहानियां जिनमें सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन सब कुछ होता है। तो बस वही सारा मसाला वो अपनी कहानियों में डाल देता था, एकदम फिल्मी स्टाइल में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, तभी समझ आएगा। मान लीजिए सड़क पर एक पेड़ टूटा पड़ा है। ईश्वरन उसे देखकर ये नहीं बोलेगा कि एक पेड़ गिरा है ना, वो बोलेगा सड़क एकदम सुनसान थी और अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा झाड़ीदार जानवर जैसा कुछ सड़क पर फैला हुआ पड़ा है। देखा, सिंपल सी बात थी, पर उसने माहौल कैसा बना दिया, डरावना, सस्पेंसफुल। बस यही उसकी कला थी। तो इसका एक फॉर्मूला था, एक तरीका था। सबसे पहले वो एक ड्रामेटिक माहौल बनाता था, सेटिंग क्रिएट करता था। जैसे सड़क सुनसान थी, फिर वो सीधे पॉइंट पर नहीं आता था, एक प्रोलॉग जोड़ता था, एक भूमिका बांधता था। जैसे हाथी की कहानी से पहले टिम्बर इंडस्ट्री के बारे में बताना। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें बड़ी करना, आईब्रोज उठाना, हाथों से जेस्चर्स करना। और फाइनली वो हमेशा एक सरप्राइज एंडिंग के साथ कहानी को खत्म करता था। बूम। चलिए अब देखते हैं ईश्वरन के इस टैलेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसकी मास्टरपीस कहानी, एक पागल हाथी की कहानी। यहाँ पर उसकी स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक अलग ही लेवल पर है। जब ईश्वरन उस हाथी की तबाही के बारे में बताता है ना, तो ऐसा लगता है सब आंखों के सामने हो रहा है। वो बताता है कैसे हाथी टिम्बर यार्ड से भाग जाता है, सड़क पर ठेले वाले सब कुछ तोड़ फोड़ देता है, यहाँ तक कि एक स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। बच्चे, टीचर सब इधर उधर भाग रहे हैं, और वो पूरा मंजर ईश्वरन के शब्दों से एकदम जिंदा हो जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे अमेजिंग पार्ट, क्लाइमैक्स। ईश्वरन बताता है कि कैसे उसने, जब वो खुद एक छोटा सा बच्चा था, उस विशाल हाथी को हरा दिया। उसने बस हाथी के पैर के तीसरे अंगूठे पर एक स्टिक से जोरदार वार किया, और हुआ क्या, वो जानवर एक पल के लिए तो जैसे शॉक में चला गया, फिर वो सिर से पैर तक कांपा और कोलैप्स हो गया। समझ रहे हैं आप? यहाँ ईश्वरन ने खुद को ही कहानी का हीरो बना दिया। अब जाहिर है महेंद्र शॉक होकर पूछता है कि भाई तुमने ये किया कैसे। तो ईश्वरन का जवाब देखिए कितना स्मार्ट है। वो कहता है, ओह, ये एक जापानीज आर्ट है, कराटे या जुजित्सु कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। इससे नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। देखा, थोड़ी सी रियल इन्फॉर्मेशन डालकर उसने अपनी पूरी कल्पना वाली कहानी को बिलीवेबल बना दिया। कितना क्लेवर है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब ईश्वरन एक ऐसी कहानी सुनाता है जो सब कुछ बदल देती है। अ टेल सो रियल, अ टेल ऑफ अ गोस्ट। और ये कहानी महेंद्र की दुनिया हिलाकर रख देगी।
तो ईश्वरन इस कहानी के लिए स्टेज सेट करना शुरू करता है। वो महिंद्रा से कहता है, सर आपको पता है ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है ना, ये पहले कब्रिस्तान था। बस इतनी सी बात। और इस एक लाइन से ही वो पूरे माहौल में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी ईरीनेस भर देता है। और फिर वो उस भूत को डिस्क्राइब करता है और ऐसे डिस्क्रिप्शन देता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सुनिए, एक बदसूरत सी चीज जिसके बाल एकदम बिखरे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ, जैसे जैसे कोई कंकाल अपने हाथों में एक छोटा सा बच्चा, एक फीटस पकड़े हुए हो। ये इमेज, ये इतनी पावरफुल और अजीब है कि सुनने वाले के दिमाग से जाती ही नहीं। और ईश्वरन यही तो चाहता था। ऑफ कोर्स महेंद्र, जो कि एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो ये सब सुनकर ईश्वरन पर भड़क जाता है। उसको डांट कर कहता है, पागल हो गए हो क्या ईश्वरन? भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारे दिमाग की उपज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिक और इमेजिनेशन की सीधी टक्कर हो रही है। लेकिन कहना आसान है। महेंद्र ने बहादुरी तो दिखा दी, पर ईश्वरन के शब्दों का बीज उसके दिमाग में पड़ चुका था और अब धीरे धीरे उसके लिए रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की जो लाइन थी ना, वो ब्लर होने लगी थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से नहीं हुआ। पहले दिन तो उसने इस कहानी को नॉनसेंस कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन फिर अगली कुछ रातों तक उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बार बार खिड़की से अंधेरे में झांकता था और फिर आई वो पूर्णिमा की रात। उसे एक धीमी सी रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो उठता है, खिड़की से बाहर देखता है और उसे एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखता है। बस उसी पल महेंद्र की सारी हिम्मत, सारा लॉजिक सब खत्म। वो डर के मारे पसीने पसीने होकर बिस्तर पर गिर जाता है। और इससे बुरा क्या हो सकता था? अगली सुबह ईश्वरन आता है एक अजीब सी मुस्कान के साथ और मानो आग में घी डाल देता है। वो कहता है, सर आपको याद है उस दिन आप कितना गुस्सा हो रहे थे मेरी कल्पना पर? वेल, कल रात आपने उसको खुद ही देख लिया ना। ये फाइनल ब्लो था। ईश्वरन के इस बात ने महेंद्र के डर पर सच्चाई की मोहर लगा दी। तो आप कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ रही है और यहाँ ईश्वरन की कहानी एक ऐसा आतंक पैदा करती है कि महेंद्र एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। महेंद्र इतना ज्यादा डर जाता है कि वो ईश्वरन की पूरी बात भी नहीं सुनता। वहां से सीधा भागता है अपने ऑफिस और जाते ही अपना रिजिग्नेशन दे देता है। वो डिसाइड कर लेता है कि अगले ही दिन वो उस हॉन्टेड जगह को छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। फाइनली ईश्वरन की इमेजिनेशन ने महेंद्र की रियलिटी को हरा दिया। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्या वो सच में एक भूत था या फिर ये ईश्वरन के स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा जादू था, उसका अल्टीमेट मास्टरपीस? इसके बारे में जरूर सोचना कि आखिर जीत किसकी हुई, कहानी की या सच्चाई की।